हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10th का चैप्टर 8 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री डिस्कस करेंगे और न्यू एनसीईआरटी बुक से एक्सरसाइज 8.1 के कंप्लीट क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 11 इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो हम वन बाय वन सारे क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। अगर इस चैप्टर का आपको इंट्रोडक्शन पार्ट देखना है तो वो भी आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक शेयर कर दूंगा, तो आप वो भी फॉलो कर सकते हैं। अगर उसको करके आएंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे तरीके से कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएंगे। हम वन बाय वन सारे क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में हमें गिवन है इन अ ट्राइंगल ए बी सी राइट एंगल एट बी ए बी इक्वल्स टू 24 सेंटीमीटर एंड बी सी इक्वल्स टू 7 सेंटीमीटर। डिटरमाइन साइन ए कोस ए साइन सी कोस सी। सबसे पहला कॉन्सेप्ट हमारा ये होना चाहिए कि जो राइट एंगल ट्राइंगल हमें दिया हुआ है हमें उसको बना लेना है। तो आपको ऑलरेडी क्वेश्चन में मेंशन किया हुआ है कि राइट एंगल है आपका बी पे। हम इन वर्टेक्स को ए एंड सी एज्यूम कर सकते हैं। तो राइट एंगल बी पे है, इसका मतलब आपका हाइपोटेनस तो फिक्स हो गया, तो ये आपका एच होगा। अब यहाँ पे हमें ए बी दिया हुआ है दैट इज 24 सेंटीमीटर। सेकंड आपको बी सी दिया हुआ है दैट इज 7 सेंटीमीटर। अगर किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल की अगर आपको टू साइड्स गिवन है तो थर्ड साइड आप विद द हेल्प ऑफ पाइथागोरस निकाल सकते हैं। सो यहाँ पे हम लगा सकते हैं हाइपोटेनस। हाइपोटेनस लिखने के बजाय आप इसको लिख लीजिए दैट विल बी ए सी। तो ए सी स्क्वेयर का जो वैल्यू होगा दैट विल बी इक्वल्स टू ए बी स्क्वेयर प्लस बी सी स्क्वेयर। ए सी स्क्वेयर की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। ए बी स्क्वेयर आपको ऑलरेडी दिया हुआ है दैट विल बी 24 होल स्क्वेयर लिखेंगे आप। एंड बी सी स्क्वेयर आपको ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया हुआ है दैट इज 7 सेंटीमीटर, तो 7 का होल स्क्वेयर। तो ए सी स्क्वेयर का वैल्यू अगर आप कैलकुलेट करोगे दैट विल बी 576 24 होल स्क्वेयर एंड बी सी 7 स्क्वेयर दैट विल बी 49। तो ए सी स्क्वेयर का जो वैल्यू आपके पास होगा दैट विल बी 625। तो ए सी का जो वैल्यू होगा दैट विल बी 25। बिकॉज हम लेंथ की बात कर रहे हैं तो नेगेटिव तो नहीं हो सकती है, तो हमारे पास ए सी का वैल्यू भी हमें मिल गया दैट इज 25 सेंटीमीटर। अब राइट एंगल ट्राइंगल में अगर तीनों साइड्स आपको मिल गई है तो यहाँ पे दो एंगल्स की बात हो रही है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के फर्स्ट पार्ट में ए एंगल के लिए कैलकुलेशन करनी है और सेकंड पार्ट में सी एंगल के लिए कैलकुलेशन करनी है। तो आपको अपना राइट एंगल ट्राइंगल भी दो बार बनाना है। तो फर्स्ट में यहाँ पे बना लेता हूँ राइट एंगल ट्राइंगल, और सेम राइट एंगल ट्राइंगल में सेकेंड वाले क्वेश्चन के लिए भी बना लेता हूँ बिकॉज वहाँ सी पे कैलकुलेशन करना है। ये दोनों पार्ट हमने बना लिए। ये आपका बी हो जाएगा, दिस विल बी ए एंड दिस विल बी सी, दिस विल बी ऑल्सो ए बी एंड सी। अब आपको क्या करना है, अगर आप ए एंगल के लिए कैलकुलेशन कर रहे हैं तो आप फर्स्ट वाला राइट एंगल ट्राइंगल काम में लेंगे, और अगर आप सी एंगल के लिए कैलकुलेशन कर रहे हैं तो आप ये वाला राइट एंगल ट्राइंगल काम में लेंगे जो सेकंड वाला है। अब हमें ये ध्यान रखना है जो आपकी साइड से उसको भी आप लिख लीजिए। तो दिस विल बी 24, दिस विल बी 7 एंड दिस विल बी 25। इस वाले ट्राइंगल में भी यही होगा, दिस विल बी 24, दिस विल बी 7 एंड दिस विल बी 25। अब हम अलग अलग एंगल क्यों बना रहे हैं दो अलग अलग राइट एंगल लेके, बिकॉज जो आपका 90 डिग्री है उसके सामने आपका हाइपोटेनस होगा। जिस एंगल पे आप कैलकुलेशन कर रहे हैं एंगल ए, उसके जस्ट अपोजिट में जो होगा दैट विल बी परपेंडिकुलर। और जो आपका थर्ड साइड बचा हुआ है जो एंगल और 90 डिग्री के बीच में होगा दैट विल बी योर बेस। बिकॉज ट्रिग्नोमेट्रिक जो फंक्शन आपको निकालने हैं वो पी बी एच पे डिपेंडेंट है, और जिस एंगल पे आप कैलकुलेशन कर रहे हैं उसके हिसाब से आप अपना परपेंडिकुलर फिक्स करते हैं। सेकंड वाले पार्ट में अगर आप कैलकुलेशन करेंगे सी के लिए तो सी के जस्ट अपोजिट में पहले आप 90 डिग्री के सामने फिक्स कर लीजिए, दिस विल बी हाइपोटेनस। सी एंगल के लिए सामने वाला परपेंडिकुलर हो जाएगा एंड थर्ड जो साइड बची हुई दैट विल बी बेस। तो आपने अपने दोनों ट्राइंगल में सी एंगल के लिए भी लिख लिया और ए एंगल के लिए भी लिख लिया। अब आपको लिखना है साइन ए का वैल्यू। तो साइन ए का जो वैल्यू होगा दैट विल बी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर आपको ऑलरेडी क्वेश्चन में मिल गया है, हाइपोटेनस आपको मिल गया है 25। तो आपने फर्स्ट वैल्यू कैलकुलेट कर ली। इसी तरीके से आपको कोस से भी फाइंड करना है। कोस ए का वैल्यू भी आप जानते हैं दैट विल बी बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस का वैल्यू जो होगा दैट विल बी 24 एंड हाइपोटेनस आपके पास होगा दैट विल बी 25। तो आपने दोनों वैल्यू ऑन द बेसिस ऑफ एंगल ए ट्राइंगल आपने निकाल ली। इसी तरीके से आप एंगल सी के लिए यहाँ पे काम करेंगे। यहाँ पे आपको साइन सी निकालना है। साइन सी का वैल्यू भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आपका कितना हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर आपके पास कितना है दैट विल बी 24 एंड हाइपोटेनस कितना है 25। फिर सेकंड आपको कोस सी निकालना है।
तो कोस सी का जो वैल्यू होगा दैट विल बी बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस आपको क्वेश्चन में 7 है मिल रहा है एंड हाइपोटेनस आपको 25 मिलेगा। तो इस तरीके से आपको जो क्वेश्चन में पूछा गया था वो ए एंगल वाला कैलकुलेशन आपको ट्राइंगल ए के लिए काम करना है, जहाँ पे ए एंगल मेंशन किया हुआ है, और ट्राइंगल जो सेकंड है वो सी एंगल के लिए कैलकुलेशन कर रहा है। तो सी वाले जितने भी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन निकालोगे वो सेकंड ट्राइंगल से हम निकालेंगे। इस तरीके से आसानी से इस क्वेश्चन को आप सोल्व कर सकते हैं। अब हम क्वेश्चन सेकंड डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन सेकंड में आपको जो निकालना है, आपको एक राइट एंगल ट्राइंगल गिवन है, आपको tan p माइनस कोट r का वैल्यू फाइंड करना है। सबसे पहले तो हमें ये चीज़ क्लियरली समझ में आ रही है कि p दो एंगल की बात हो रही है, इसका मतलब हम दो अलग अलग राइट एंगल ट्राइंगल बनाएंगे। तो सबसे पहले हमारा काम होता है कि हम यहाँ पे क्यू आर की वैल्यू फाइंड आउट कर लें ऑन द बेसिस ऑफ पाइथागोरस। तो हम यहाँ पे लिखते हैं 90 डिग्री के सामने आपका हाइपोटेनस होता है, सो पी आर स्क्वायर दैट विल बी इक्वल्स टू पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर। पी आर का स्क्वायर अगर आप राइट करेंगे तो 13 स्क्वायर, एंड अगर पी क्यू का वैल्यू आप लिखेंगे दैट विल बी 12 स्क्वायर, और क्यू आर का वैल्यू हमें फाइंड करना है तो क्यू आर स्क्वायर को हम ऐसे रखते हैं। तो दिस विल बी 169, 12 स्क्वायर दैट विल बी 144, एंड क्यू आर स्क्वायर आपको फाइंड आउट करना है तो हम उसको वैसे लिखते हैं। तो क्यू आर स्क्वायर का वैल्यू अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा 169 माइनस 144 दैट विल बी इक्वल्स टू क्यू आर स्क्वायर। यहाँ से क्यू आर स्क्वायर का जो वैल्यू मिलेगा आपको दैट विल बी 25। इसका मतलब क्यू आर का जो वैल्यू मिलेगा आपको दैट विल बी 5। तो हमने थर्ड साइड तो निकाल लिया। अगर किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में अगर टू साइड्स गिवन है तो थर्ड साइड्स हम पाइथागोरस से निकालेंगे, और ये भी आपको मिल गया है दैट विल बी 5। अब हमें जब राइट एंगल ट्राइंगल में तीनों साइड्स मिल गई है तो आप एक कैलकुलेशन करेंगे पी एंगल के लिए और एक कैलकुलेशन करेंगे आर एंगल के लिए। तो हम यहाँ पे दो अलग अलग ट्राइंगल बना लेते हैं। फर्स्ट ट्राइंगल आपने ये बना लिया एंड सेकेंड ट्राइंगल आपने यहाँ पे बना लिया जहाँ पे आर के लिए कैलकुलेशन करेंगे। यहाँ पे पी लिखा हुआ है, दिस विल बी क्यू, दिस विल बी आर। सेम आपको वर्टेक्स दूसरे वाले ट्राइंगल में लिखना है, तो दिस विल बी ऑल्सो पी क्यू आर। अगर हम पी के लिए कैलकुलेशन करेंगे तो फर्स्ट राइट एंगल ट्राइंगल काम में लेंगे। ये 90 डिग्री ऑलरेडी गिवन है क्वेश्चन में, ये भी 90 डिग्री होगा। अगर हम आर के लिए कैलकुलेशन करेंगे, आर के लिए ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन फाइंड आउट करेंगे, हम सेकेंड ट्राइंगल काम में लेंगे। अब पहले हम अपने साइड्स को लिख लेते हैं। सो दिस विल बी 12, दिस विल बी 13 एंड दिस विल बी 5। सेकेंड वाले ट्राइंगल में भी 12, 13 आप 5 मेंशन कर लीजिए। अब हमें पता है फर्स्ट वाले ट्राइंगल के लिए आपको पी पे कैलकुलेशन करना है, तो पी के सामने जो होगा दैट विल बी परपेंडिकुलर, 90 डिग्री के सामने जो होगा दैट विल बी हाइपोटेन्यूस, और जो आपका थर्ड साइड होगा दैट विल बी बेस। उसी तरीके से सेकंड वाले पार्ट में भी अगर 90 डिग्री के सामने आप कैलकुलेशन करेंगे दैट विल बी हाइपोटेन्यूस। एंगल के सामने अगर कैलकुलेशन करेंगे जिस पे आप कैलकुलेशन कर रहे हैं दैट विल बी परपेंडिकुलर, एंड थर्ड आपका जो साइड हो जाएगा ऑटोमेटिकली बेस हो जाएगा, बिकॉज राइट एंगल ट्राइंगल में हम पी बी एच की बात करते हैं। अब हमें दो चीज़ों पे कैलकुलेशन करना है, हमें tan p निकालना है एंड cot r निकालना है। जब tan p की बात करूँगा मैं तो फर्स्ट वाले ट्राइंगल को काम में ले लेते हैं। तो tan p का जो वैल्यू होगा दैट विल बी परपेंडिकुलर अपॉन बेस। हमें क्वेश्चन में ऑलरेडी मेंशन किया हुआ है परपेंडिकुलर होगा 5, बेस होगा 12। जब मैं सेकंड वाले ट्राइंगल में कोट आर की वैल्यू फाइंड करने के लिए जाऊंगा तो कोट आर जो आपके पास हो जाएगा दैट विल बी बेस अपॉन परपेंडिकुलर। बेस देखोगे तो वो मिलेगा आपको 5 एंड परपेंडिकुलर आपको मिलेगा दैट विल बी 12। और हमें जो वैल्यू कैलकुलेट करनी है दैट इज tan p माइनस कोट आर। tan p का जो वैल्यू है दैट इज 5/12 माइनस कोट आर का जो वैल्यू होगा दैट विल बी 5/12। और अगर आप इनको सोल्व करेंगे तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे और आपका आंसर जो होगा दैट विल बी 0। तो इस तरीके से इजीली आप इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। अब हम क्वेश्चन थर्ड डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन थर्ड में इफ साइन है इक्वल्स टू 3/4 कैलकुलेट कोस है एंड टेन है। इस क्वेश्चन में ओनली आपको एक एंगल के बारे में बताया गया है, ये फाइंड आउट करना है। तो हम एक ही राइट एंगल ट्राइंगल बनाएंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि अगर हमें साइन ए गिवन है, तो अगर आपको क्वेश्चन में साइन ए गिवन है तो दैट इज 3/4, और आप जानते हैं कि साइन ए का जो वैल्यू होगा दैट विल बी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस।
सो दिस विल बी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस और उसका वैल्यू आपको दिया हुआ है 3/4। थोड़ी देर के लिए हम कैलकुलेशन करते हैं। तो परपेंडिकुलर को आप अज्यूम कर लीजिए, दैट विल बी 3x, एंड हाइपोटेनस को आप अज्यूम कर लीजिए, दैट विल बी 4x। अगर किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में आपको दो साइड्स मिल रही है तो विद द हेल्प ऑफ आप पाइथागोरस आप थर्ड साइड भी निकाल सकते हैं। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं पाइथागोरस को, h² इक्वल्स टू p² प्लस b²। जब आप h² करेंगे दैट विल बी 16x²। जब आप p² लिखेंगे दैट विल बी 9x², एंड b² आपको फाइंड करना है। अगर आप इसको कैलकुलेशन करेंगे सो दिस विल बी 16x² माइनस 9x² इक्वल्स टू b²। तो ये आपके पास हो जाएगा, दैट विल बी 7x², दैट विल बी इक्वल्स टू b²। अगर आप दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे तो b का जो वैल्यू होगा दैट विल बी √7x। तो ये आपने थर्ड पार्ट भी निकाल लिया। आपको p एंड s तो क्वेश्चन में ऑलरेडी मिल रहा था, आपने b भी फाइंड कर लिया। अब हमारा काम ये है कि हमें जो दिया हुआ है उसकी हेल्प से हम बाकी चीज़ें निकालेंगे। तो अब हमें कोसे निकालना है। तो सबसे पहले कोसे लिख लेते हैं। हम पहले सारी चीज़ों को लिख लेते हैं जो जो क्वेश्चन में हमें ऑलरेडी गिवन था। p का जो वैल्यू अगर काम में आ रहा है तो आप उसको 3x लेंगे। अगर आपका h का वैल्यू काम आ रहा है तो आप उसको 4x लेंगे। और अगर क्वेश्चन में b का वैल्यू काम आ रहा है तो वहाँ पे आप √7x लेंगे। ये आपको तीनों चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। सबसे पहले आप कोसे के लिए काम कर लीजिए। तो कोस a का जो वैल्यू होगा दैट विल बी बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बेस आपके पास जो होगा दैट विल बी √7x, एंड हाइपोटेनस आपके पास ऑलरेडी है 4x। तो कोस a का जो वैल्यू होगा x से x कैंसिल हो जाएगा, तो दिस विल बी √7/4। ये आपने फर्स्ट वैल्यू फाइंड आउट कर ली। जब सेकंड वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे तो वहाँ पे आपको 10a निकालना है। तो 10a का जो वैल्यू होगा दैट विल बी परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर भी आपके पास है। परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा, दैट विल बी 3x, एंड बेस का जो वैल्यू होगा दैट विल बी √7x। तो 10a का वैल्यू भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो 10a जो हो जाएगा आपके पास दैट विल बी 3/√7। तो हमें दो वैल्यू फाइंड आउट करनी थी। इस पूरे क्वेश्चन में ओनली ए एंगल के लिए कैलकुलेशन करनी है। तो आप ओनली एक ही राइट एंगल ट्राइंगल से आपका काम चल जाएगा। अगर आपको राइट एंगल ट्राइंगल बना के दिखाना है तो आप यहाँ पे बी को 90 डिग्री ले लीजिए। वैसे क्वेश्चन में कुछ मेंशन नहीं है, बट आप ए को यहाँ पे ले लीजिए एंड सी को यहाँ पे ले लीजिए। तो ये आपका जिस एंगल पे कैलकुलेशन कर रहे हो वो हो जाएगा, और ये 90 डिग्री, 90 डिग्री के सामने आपका हाइपोटेनस हो जाएगा। जिस एंगल पे कैलकुलेशन कर रहे हो उसके सामने आपका बेस हो जाएगा, सॉरी परपेंडिकुलर हो जाएगा। जिस एंगल पे हम कैलकुलेशन करते हैं उसके सामने परपेंडिकुलर, एंड थर्ड साइड आपका बेस हो जाएगा। ये तीनों चीज़ों से आपका काम हो जाएगा। आपको पी बी एच ऑलरेडी क्वेश्चन में पहले मिल गए थे, तो आप इजीली विदाउट डायग्राम भी इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें गिवन है, गिवन 15 cot A इक्वल्स टू 8, फाइंड साइन एंड सेक ए। अगर क्वेश्चन की बात करते हैं तो एक ही एंगल पे कैलकुलेशन हो रही है, ओनली एंगल ए की बात कर रहे हैं। तो हम एक राइट एंगल ट्राइंगल बना लेते हैं जहाँ पे हम ए एंगल, अब ये भी कन्फ्यूजन होता है बच्चों को कि हम 90 डिग्री पे ए तो नहीं ले लेंगे। नहीं, आपको जब भी किसी एंगल पे कैलकुलेशन करवा रहे हैं उस एंगल को आप अक्यूट एंगल में से ही किसी एक को लेंगे। तो किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में अगर आप अक्यूट एंगल पे ध्यान देंगे तो अभी थोड़ी देर के लिए हम यहाँ ए ले लेते हैं, इसको हम बी ले लेते हैं और इसको सी ले लेते हैं। तो जिस एंगल पे कैलकुलेशन करनी होती है वो आप इन दोनों एंगल्स में से किसी एंगल को लेते हो। अभी हमें ए एंगल या सी एंगल, अभी हमें ए एंगल पे कैलकुलेशन करनी है तो हम ए को अक्यूट पे रख रहे हैं। ये कितना हो जाएगा आपके पास 90 डिग्री, एंड 90 डिग्री के सामने आपका हाइपोटेनस फिक्स हो जाएगा। एंगल ए पे कैलकुलेशन कर रहे हैं तो उसके सामने परपेंडिकुलर फिक्स हो जाएगा, एंड थर्ड जो पार्ट होगा दैट विल बी बेस। तो आपने इन तीनों को मार्क कर लिया। अब हमारा क्वेश्चन में पहले तो ये चीज़ है कि हमें क्वेश्चन में गिवन क्या है। तो आपको क्वेश्चन में गिवन है कोट ए। कोट ए का जो वैल्यू है दैट इज 8/15। आप 15 को राइट हैंड साइड में ले जाएंगे तो वो कितना हो जाएगा 8/15। अब हमें पता होना चाहिए कि कोट ए होता क्या है बेसिकली। तो कोट ए होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर।
तो हमें इस क्वेश्चन में बेस और परपेंडिकुलर गिवन है। तो अगर आप बेस को अज्यूम करना चाहते हैं तो बेस हो जाएगा आपके पास 8x और परपेंडिकुलर आपके पास हो जाएगा दैट विल बी 15x। इन दो चीज़ों से तो हम डील कर सकते हैं। और हमें किसी राइट एंगल ट्राइंगल में अगर टू साइड्स गिवन है और थर्ड साइड फाइंड करनी है, आपको सिंपल सेम कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है, पाइथागोरस। तो आपको पता है एच स्क्वेयर इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, दैट विल बी पी स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर। एच स्क्वेयर तो हमें फाइंड आउट करना है, पी स्क्वेयर अगर आप इसका स्क्वेयरिंग करेंगे दैट विल बी 225x स्क्वेयर, और अगर 8x का होल स्क्वायर करेंगे दैट विल बी 64x स्क्वेयर। तो ये आप इजीली इसमें लिख सकते हैं। दूसरा, इन दोनों को अगर ऐड करेंगे तो आपको मिलेगा दैट विल बी 289 एक्स स्क्वेयर। अगर आप दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे तो एच हो जाएगा स्क्वायर रूट 289 का स्क्वायर रूट 17 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट एक्स हो जाएगा। तो आपने थर्ड वाला पार्ट भी फाइंड आउट कर लिया। अब हम इन तीनों चीज़ों को लिख लेते हैं। हमें परपेंडिकुलर मिल गया, बेस भी मिल गया और हाइपोटेन्यूज भी मिल गया। तो यहाँ से हम पी एंड बी को सिलेक्ट करेंगे और एच हमने अभी कैलकुलेट कर लिया। तो जो पी का जो वैल्यू है आपके पास दैट इज़ 15x, बी का वैल्यू अगर आप देखेंगे दैट इज़ 8x, एंड आपको एच का वैल्यू आपने कैलकुलेट कर रखा है दैट इज़ 17x। जब आपको क्वेश्चन में पी बी एच पता है तो आप कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लिख सकते हैं। सबसे पहले हमें साइन ए लिखना है। तो साइन ए का जो वैल्यू होगा दैट विल बी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर आपके पास कितना है दैट इज़ 15x, एंड हाइपोटेन्यूज कितना है आपके पास दैट इज़ 17x। सो आपके पास जो वैल्यू होगा एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा, साइन ए का जो वैल्यू होगा दैट विल बी 15 अपॉन 17। तो आपने फर्स्ट वाला वैल्यू तो इजीली फाइंड आउट कर लिया। तो साइन ए का वैल्यू आप लिख सकते हैं दैट विल बी 15 अपॉन 17। सेकेंड वाले पार्ट में हमें सेक ए फाइंड करना है। तो सेक ए का जो वैल्यू होगा दैट विल बी हाइपोटेनस अपॉन बेस, और हाइपोटेनस की वैल्यू आपके पास कितनी है दैट इज 17x, और बेस का वैल्यू आपके पास कितना है दैट इज 8x, एक्स टू एक्स कैंसिल हो जाएगा, और आपका जो इसका आंसर है दैट इज 17 अपॉन 8। आप सेकेंड ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी लिख सकते हैं दैट विल बी सेक ए, और सेक ए का जो वैल्यू होगा दैट विल बी 17 अपॉन 8। इस तरीके से आप इजीली इन दोनों पार्ट्स को फाइंड आउट कर सकते हो। तो मेनली इस क्वेश्चन में आपको इस तरीके से डील करना था कि एक ही एंगल पे कैलकुलेशन हो रही है, तो हमने सिंगल ट्राइंगल बनाना है। अगर किसी क्वेश्चन में मेंशन है कि एंगल ए और एंगल सी दो एंगल पे पूछा जा रहा है, तो आपको दो अलग अलग राइट एंगल ट्राइंगल बनाने हैं। पहला एंगल के लिए आपको एक अक्यूट एंगल का पोजीशन देना है और दूसरे के लिए आपको सेकंड अक्यूट एंगल की पोजीशन देनी है। अक्यूट एंगल का पोजीशन होता है ये वाला एंड ये वाला पार्ट, बिकॉज एक तो 90 डिग्री है, बाकी दो एंगल 90 डिग्री से छोटे ही होंगे। तो आसानी से इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें बोला गया है सेक थीटा इक्वल्स टू 13 अपॉन 12, कैलकुलेट ऑल द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। पहला चीज़ ये क्लियर है कि हमें एक ही एंगल पे एक ही ट्राइंगल से काम चल जाएगा। तो एक राइट एंगल ट्राइंगल बना लेते हैं। अब राइट एंगल ट्राइंगल में जिसकी बात हो रही है थीटा एंगल पे, थीटा के लिए दो पोजीशन होगी, या तो आप ये वाली पोजीशन ले सकते हैं या ये वाली पोजीशन ले सकते हैं। दोनों में से आप कोई भी ले सकते हैं। 90 डिग्री तो आपका ऑलरेडी फिक्स हो जाएगा राइट एंगल ट्राइंगल में। जब 90 डिग्री फिक्स हो गया तो हमारा हाइपोटेनस भी फिक्स हो गया, तो ये वाला पार्ट तो आपका हाइपोटेनस रहेगा। थोड़ी देर के लिए हम इस एंगल को थीटा ले लेते हैं। तो थीटा के सामने जो होगा दैट विल बी परपेंडिकुलर, तो आपने पी बी फिक्स कर दिया एंड दिस विल बी बी। अब हमारा काम ये है कि हमें पी बी एच मिल जाए, तो हम सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लिख देंगे। अब हम देखते हैं क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है। तो क्वेश्चन में आपको सेक थीटा गिवन है। तो सेक थीटा गिवन है, इसका मतलब क्या गिवन है हमें, हाइपोटेनस अपॉन बेस का रेशियो गिवन है। हाइपोटेनस तो हमें गिवन है दैट इज 13, और बेस हमें गिवन है दैट इज 12। जब हमें रेशियो गिवन होता है तो हम उसको एग्जैक्ट एज्यूम करने के लिए आप हाइपोटेनस को लिख सकते हैं। हाइपोटेनस कितना होगा दैट विल बी 13x, और बेस आपके पास कितना होगा दैट विल बी 12x। तो ये दो चीज़ें तो हमारे पास है ऑलरेडी, पर क्वेश्चन में हमें थर्ड चीज़ें निकालनी है, बिकॉज रेशियोज में हमें पी बी एच मिलना चाहिए, फिर हम उनका रेशियो ईजिली निकाल लेंगे। आपको पता है अगर किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में टू साइड्स गिवन होती है तो विद द हेल्प ऑफ पाइथागोरस हम पूरा वर्क करेंगे। सो एच स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर,
एच स्क्वायर का अगर होल स्क्वायर करोगे तो दैट विल बी 13x का होल स्क्वायर, दैट विल बी 169x स्क्वायर। पी स्क्वायर हमें फाइंड करना है तो हम उसको वैसे लिखते हैं, और बी स्क्वायर का होल स्क्वायर करोगे दैट विल बी 144x स्क्वायर। अगर आप यहाँ पे पी स्क्वायर का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो दैट विल बी 25x स्क्वायर। दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे तो पहले पी स्क्वायर का स्क्वायर रूट ले लेते हैं, दैट विल बी पी। 25 का स्क्वायर रूट 5, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट x, तो आपको पी बी मिल गया। जब हमें पी बी एच मिल गया है तो हम बाकी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन ऑन द बेसिस ऑफ पी बी एच लिख सकते हैं। तो पी का वैल्यू लिख लेते हैं पहले। तो पी जो होगा आपके पास दैट विल बी 5x। बी आपको क्वेश्चन में ऑलरेडी पता था, दैट विल बी 12x। एंड एच भी आपको ऑलरेडी क्वेश्चन में पता था, दैट विल बी 13x। जब हमने तीनों चीज़ों को लिख लिया है अब हमारा काम ये है कि हमें सारे ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन लिखना है। तो पहले हम साइन थीटा की बात कर लेते हैं। साइन थीटा हमारा हो जाएगा दैट विल बी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर आपको पता है दैट विल बी 5x, एंड हाइपोटेन्यूज आपको पता है दैट विल बी 13x। कैंसिल आउट करेगा तो इसका जो आंसर हो जाएगा दैट विल बी 5/13। तो फर्स्ट ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन हमने लिख लिया। फिर उसके बाद हम लिखेंगे कोस थीटा। अब कोस थीटा आप दो तरीके से लिख सकते हो। या तो आपको पता है कि कोस थीटा सेक थीटा का रेसिप्रोकल होता है, तो आप डायरेक्टली वैल्यू लिख सकते हो, या फिर आप अपना उसी तरीके से उसका जो वैल्यू होता है दैट विल बी बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। और बेस का वैल्यू देखेंगे दैट विल बी 12x, और हाइपोटेन्यूज का वैल्यू हो जाएगा दैट विल बी 13x। कैंसिल आउट करेगा x से x, और आपके पास आंसर आ जाएगा 12/13। तो आप डायरेक्टली भी लिख सकते थे, बिकॉज सेक थीटा अगर 13/12 है तो कोस थीटा उसका रेसिप्रोकल होगा 12/13। वो आप डायरेक्टली भी लिख सकते हैं। साइन कोस हमने बता दिया। टेन थीटा हम लिख लेते हैं। तो टेन थीटा का वैल्यू जो होता है दैट विल बी परपेंडिकुलर अपॉन बेस। दिस विल बी परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर आपको पता है दैट विल बी 5x, एंड बेस भी आपको पता है दैट विल बी 12x। x to x कैंसिल, तो आपके पास जो आंसर आएगा दैट विल बी 5/12। साइन बता दिया, कोस बता दिया, टेन थीटा बता दिया। अब हम कोट थीटा बता देते हैं। अब कोट थीटा भी आप इस तरीके से बता सकते हो, वो टेन थीटा का रेसिप्रोकल होता है। तो आप या तो रेसिप्रोकल से लिख लीजिए या रेशियो से लिख लीजिए। तो हम अभी रेशियो से लिख लेते हैं। दिस विल बी बेस अपॉन परपेंडिकुलर, सो दिस विल बी 12x। बेस आपका 12x हो जाएगा, परपेंडिकुलर आपके पास 5x हो जाएगा। कैंसिल आउट करोगे तो आपको जो मिलेगा दैट विल बी 12/5। तो हमने साइन कोस टेन कोट सेक ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया हुआ है। लास्ट हम लिख लेते हैं कोसेक थीटा। तो कोसेक थीटा जो आपके पास होगा दैट विल बी हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, या आप साइन थीटा का रेसिप्रोकल कर सकते हैं। तो हाइपोटेनस हो जाएगा दैट विल बी 13x, परपेंडिकुलर आपके पास हो जाएगा दैट विल बी 5x। कैंसिल आउट करेगा तो दिस विल बी 13/5। तो इस तरीके से इजीली हम सारे ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन लिख सकते हैं। पहला काम आपको ये करना चाहिए कि अगर कोई भी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन दिया हुआ है तो हम इसका मतलब दो साइड्स आपको दी हुई है राइट एंगल ट्राइंगल की, आप थर्ड साइड विद द हेल्प ऑफ पाइथागोरस फाइंड करेंगे। उसके बाद में अपने सारे ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन आप पी बी और एच के बेसिस पे लिख सकते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बच्चों को काफ़ी प्रॉब्लम आती है इस टाइप के क्वेश्चन में। सबसे पहला चीज़ हमें पता है कि ए एंड बी टू अक्यूट एंगल्स हैं, जिसमें आपको ये दिया हुआ है कि कोस ए इक्वल्स टू कोस बी, देन शो दैट एंगल ए इक्वल्स टू एंगल बी। अब जब भी इस टाइप का क्वेश्चन सोल्व करते हैं सबसे पहले हमें ये पता है कि इस क्वेश्चन में टोटल टू एंगल्स की बात हो रही है। तो हम दो ट्राइंगल बना लेते हैं। एक ट्राइंगल में यहाँ पे बना लेता हूँ जहाँ पे मैं ए के लिए वर्क करूँगा, और हमें पता है कि ए और बी अक्यूट एंगल है, तो हमें ए और बी को अक्यूट पोजीशन देनी है। तो किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में अक्यूट पोजीशन होती है दोनों। 90 डिग्री तो 90 डिग्री होगा, वो तो राइट एंगल ट्राइंगल राइट एंगल है। फिर हम सेकंड वाला जो काम करेंगे यहाँ पे हम ए एंगल के लिए काम कर लेते हैं, और सेकंड वाले राइट एंगल ट्राइंगल में हम बी एंगल के लिए काम करेंगे। तो हमारा राइट एंगल ट्राइंगल सेम ही बनेगा जैसा आपने फर्स्ट बनाया, और दिस विल बी सी ले लेते हैं इस पॉइंट को। दिस विल बी सी, हमें गिवन नहीं है बट हम सी ले सकते हैं। तो दिस विल बी 90 डिग्री। अब हमें मार्क करना है कि कौन कौन सा हमारा परपेंडिकुलर होगा, कौन सा बेस होगा और कौन सा हाइपोटेनस होगा। तो यहाँ पे हम बी एंगल के लिए लिखेंगे ए 90 डिग्री के सामने। सबसे पहले आप फिक्स कर लीजिए कि आपका हाइपोटेनस क्या होगा, आपने एच फिक्स कर दिया। एंगल जिस पे कैलकुलेशन कर रहे हो ए पे कर रहे हो, तो ए के सामने परपेंडिकुलर होगा। और थर्ड साइड जो बची हुई है उसके लिए बेस का ही आपके पास बचा हुआ है, तो बेस होगा। यहाँ पे 90 डिग्री के सामने हाइपोटेनस होगा,
जिस एंगल पे हम कैलकुलेशन कर रहे हैं बी, उसके सामने परपेंडिकुलर होगा। एंड थर्ड साइड आपके पास जो है वो ऑलरेडी आपके पास बेस का काम करेगी, बिकॉज आपके पास एक ही चॉइस बचा हुआ है। अब हमें क्वेश्चन में जो गिवन है हम उस पर चलेंगे और देखेंगे क्या रिजल्ट हम ला सकते हैं एंगल ए इक्वल्स टू एंगल बी। तो हमने दोनों डायग्राम बना लिए। अब हमें काम क्या करना है, हमें क्वेश्चन में लेके चलना है कि कोस ए का जो वैल्यू है दैट इज इक्वल्स टू कोस बी। तो हम फर्स्ट ट्राइंगल से पूछ लेते हैं कि कोस ए का वैल्यू क्या होगा, बिकॉज ए के लिए हमने फर्स्ट वाला ट्राइंगल बनाना है। तो हमारा कोस ए का जो वैल्यू होगा दैट विल बी बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। अगर हम बेस की बात करते हैं तो दैट विल बी ए सी, एंड हाइपोटेन्यूज अगर देखेंगे दैट विल बी ए बी। तो आपने फर्स्ट ट्राइंगल से ले लिया कोस ए का वैल्यू, उसी तरीके से आप सेकंड ट्राइंगल से कोस बी का वैल्यू लेंगे। तो कोस बी का भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो सेम ही होगा, दैट विल बी बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। जब हमें बेस का पता करना है तो बेस आपके पास क्या होगा, अगर आप बेस लिखेंगे दैट विल बी बी सी अपॉन हाइपोटेन्यूज दैट विल बी ए बी। ये दोनों पार्ट्स को आप अपने साथ में लेके चलेंगे। अब हम इनकी वैल्यू, हमें जो रिलेशन गिवन है उसमें हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो यहाँ पे जो आपके पास होगा दैट विल बी ए सी अपॉन ए बी, एंड दैट इज इक्वल्स टू बी सी अपॉन ए बी। अगर आप इन दोनों पार्ट में क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इस तरीके से हो जाएगा कि ए सी इक्वल्स टू कितना होगा, बी सी अपॉन ए बी मल्टीप्लाई बाई ए बी। तो ये ए बी तो ए बी से कैंसिल हो जाएगा, तो आपको यहाँ पे मिलेगा कि ए सी का जो वैल्यू होगा दैट विल बी इक्वल्स टू बी सी। तो हमें ये रिजल्ट मिला इससे। अब इस रिजल्ट को अगर थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो हम अगर राइट एंगल ट्राइंगल को वापस से बनाते हैं तो हमें क्लियरली पता लग रहा है कि सी पे तो हमारा 90 डिग्री था, ए हमारे पास यहाँ था और बी हमारे पास यहाँ था। ए सी का वैल्यू जो है, ए सी का जो वैल्यू है दैट इज इक्वल्स टू बी सी। इसका मतलब 100% ये बोल सकते हैं, बिकॉज ए सी इक्वल्स टू बी सी। तो आपका जो ट्राइंगल ए बी सी होगा, ट्राइंगल ए बी सी होगा वो आइसोस्केलस ट्राइंगल होगा। अगर वो आइसोस्केलस ट्राइंगल होगा तो इन दोनों इक्वल साइड्स के अपोजिट वाला एंगल, तो इसके अपोजिट में कौन सा एंगल आ रहा है, ये वाला, और इसके अपोजिट में कौन सा एंगल आ रहा है, ये वाला। ये दोनों एंगल भी कैसे होंगे, इक्वल। और हम इजीली इनको प्रूव कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ आइसोस्केलस ट्राइंगल। तो आसानी से इस क्वेश्चन को कर सकते हो। ये क्वेश्चन दो एंगल पे बेसिस था, इसलिए दो अलग अलग राइट एंगल ट्राइंगल बनाए। कोस ए फर्स्ट ट्राइंगल से कैलकुलेट किया एंड कोस बी सेकेंड ट्राइंगल से कैलकुलेट किया। तो आप कन्फ्यूजन नहीं हो, बिकॉज यहाँ पे पी बी एच सेलेक्ट करेंगे आप, वो ऑन द बेसिस, एच तो आपका कन्फर्म्ड होता है बट पी एंड बी को आप ऑन द बेसिस ऑफ एंगल जिस पे आप कैलकुलेशन कर रहे हैं उसके बेसिस पे सेलेक्ट करते हैं। आसानी से इस क्वेश्चन को आप कर सकते हैं इजीली। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है इफ कोट थीटा इक्वल्स टू 7/8, इवेल्यूट द वैल्यू ऑफ 1 प्लस साइन थीटा, 1 माइनस साइन थीटा, 1 प्लस कोस थीटा, 1 माइनस कोस थीटा आपको डिनोमीटर में दिया हुआ है। सबसे पहला काम, अगर ये आइडेंटिटी आपको ऑलरेडी क्वेश्चन में दी हुई है तो आप इसको ए प्लस बी और ए माइनस बी से थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो ये वाला जो आइडेंटिटी हो जाएगा दैट विल बी ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, और डिनोमिनेटर में जो आपके पास दिखा लिखा हुआ है वो भी आपका एक आइडेंटिटी फॉर्म हो रहा है, ए प्लस बी एंड ए माइनस बी, जो आप बहुत छोटी क्लासेस से स्टार्ट कर दिया था हमने ये आइडेंटिटी को सोल्व करना। तो दिस विल बी ऑल्सो 1 स्क्वेयर माइनस कोस थीटा होल स्क्वेयर। तो जब आप फर्स्ट पार्ट न्यूमरेटर को सोल्व करेंगे तो दिस विल बी 1 माइनस साइन थीटा होल स्क्वेयर दैट विल बी साइन स्क्वेयर थीटा अपॉन 1 स्क्वेयर दैट विल बी 1 माइनस कोस स्क्वेयर थीटा। तो अब हमें क्या करना है, अब हमें इसमें साइन थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है एंड कोस थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, और उन वैल्यूज़ को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करना है और अपना आंसर फाइंड करना है। मेनली हमारा काम ये है। कई बच्चे यहाँ पे आइडेंटिटी लगा के भी सोल्व कर सकते हैं, बट वो डिपेंड करता है कि आपने आइडेंटिटी पढ़ ली या नहीं पढ़ ली। अभी हम बेसिक स्ट्रक्चर से चलते हैं। अगर क्वेश्चन में हमें कोट थीटा, दोनों क्वेश्चन में थीटा की बात हो रही है, तो हम एक राइट एंगल ट्राइंगल बना लेते हैं। उस राइट एंगल ट्राइंगल में हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे थीटा एंगल को ले लेते हैं। ये 90 डिग्री है तो हमारा हाइपोटेनस फिक्स हो जाएगा। थीटा के सामने आपका परपेंडिकुलर फिक्स हो जाएगा और ये आपका बेस फिक्स हो जाएगा।
अगर हमें क्वेश्चन में कोट थीटा गिवन है, कोट थीटा का मतलब है आपको बेस और परपेंडिकुलर का रेशियो दिया हुआ है और वो रेशियो है 7/8। तो हम बेस और परपेंडिकुलर को ले सकते हैं कुछ। तो बेस का जो वैल्यू होगा दैट विल बी 7x एंड परपेंडिकुलर का जो वैल्यू होगा दैट विल बी 8x। आपको सेम वैसे ही हाइपोटेनस फाइंड करना पड़ेगा। तो जो एच स्क्वायर का वैल्यू है दैट विल बी पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो हम दोनों का स्क्वायरिंग करते हैं। तो एच स्क्वायर का वैल्यू हमें कैलकुलेट करना है तो पी स्क्वायर करना पड़ेगा, दैट विल बी 64x स्क्वायर। एंड नेक्स्ट पार्ट आपके पास बी स्क्वायर हो जाएगा, दैट विल बी 49x स्क्वायर। तो अगर आप इस वाले पार्ट को सोल्व करेंगे, सो हाइपोटेनस स्क्वायर की वैल्यू अगर आप कैलकुलेट करेंगे, दिस विल बी 3, दिस विल बी 113x स्क्वायर। हाइपोटेनस का वैल्यू फाइंड करेंगे तो स्क्वायर रूट ऑफ 113 तो स्क्वायर रूट ऑफ 113 होगा और एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट एक्स हो जाएगा। तो आपने इन तीनों चीज़ों को निकाल लिया। आपको दो चीज़ें ऑलरेडी क्वेश्चन से पता लग गई थी, आपने थर्ड चीज़ को भी एज्यूम कर लिया। अब हमारे पास सब कुछ है जो हमें फाइंड आउट करना है। तो हम फर्स्ट कैलकुलेशन करते हैं दैट इज 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा के लिए। और सेकंड जो आप कैलकुलेशन करेंगे वो करेंगे कोट स्क्वायर थीटा के लिए। तो हम वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो आपके पास ये वाला जो वैल्यू होगा दैट विल बी 1 माइनस पी अपॉन एच होल स्क्वायर एंड ये वाला जो वैल्यू होगा आपके पास दैट विल बी 1 माइनस बी अपॉन एच होल स्क्वायर। तो अगर हम वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करेंगे सो दिस विल बी 1 माइनस, अगर आप p देखेंगे तो p आपके पास जो है दैट विल बी 8x अपॉन h जो आपके पास है दैट इज रूट ऑफ 113x और उसका होल स्क्वायर। और डिनोमिनेटर में जो आपके पास है दैट विल बी 1 माइनस बेस, बेस जो है आपके पास दैट इज 7x और हाइपोटेनस में आपके पास वही आएगा दैट विल बी रूट 113x एंड होल स्क्वायर। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो ये x तो x से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ भी x तो x से कैंसिल हो जाएगा। तो ये जो वैल्यू हो जाएगी आपके पास 1 माइनस 64 अपॉन 113 और डिनोमीटर में भी आपके पास 1 माइनस 49 अपॉन 1113 क्योंकि रूट था तो कैंसिल आउट हो गया। अब इस पार्ट को हम थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं और वैल्यू फाइंड करते हैं। तो ये पार्ट हो जाएगा आपके पास दैट विल बी 113 माइनस 64 और ये वाला पार्ट हो जाएगा 113 माइनस 49। ऊपर वाला जो रूट 113 था वो एलसीएम था 113, वो कैंसिल आउट हो गया ऊपर वाला नीचे वाला पार्ट का। तो जो आपके पास फाइनल आंसर होगा दिस विल बी 59 अपॉन 64 और आप इजीली इस क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हैं। अब हमारा काम ये है कि हमें एक और वैल्यू फाइंड करनी है। कौन सा? वो आपके पास वैल्यू होगा, सो सेकंड जो वैल्यू आपके पास होगा दैट विल बी कोट स्क्वायर थीटा। अब कोट स्क्वायर थीटा जब आपको फाइंड करना है तो कोट स्क्वायर थीटा के लिए तो आपको कोट थीटा ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन था, तो वो तो आप सिंपली ऐसे ही फाइंड कर सकते हो कि दैट विल बी 7/8 होल स्क्वायर और 7/8 का होल स्क्वायर करोगे दैट विल बी 49/64। तो हम इजीली इस टाइप का क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं आप आसानी से। तो ये जो ये वाला पार्ट था ये 59 है 49 होगा, तो ये जो आपका डिफरेंस होगा दैट विल बी 49। तो आपका जो आंसर होगा वो कितना आएगा 49/64 फर्स्ट पार्ट में भी एंड सेकेंड पार्ट में भी जो आपके पास आंसर आएगा दैट विल बी 49/64। तो आसानी से आप इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है इफ कोट ए इक्वल्स टू 4/3 चेक वेदर 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस कोट 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए और नॉट। आपको ये चेक करना है। तो हमें एक ही एंगल पे कैलकुलेशन करनी है, तो सबसे पहले हम एक एंगल के लिए राइट एंगल ट्राइंगल बना लेते हैं। तो हमें क्वेश्चन में जो दिया हुआ है दैट इज कोट ए और कोट ए का जो वैल्यू होता है दैट विल बी बेस अपॉन परपेंडिकुलर और बेस और परपेंडिकुलर की दिस विल बी बेस अपॉन परपेंडिकुलर। सो
अगर हम बेस और परपेंडिकुलर की बात करते हैं तो इस क्वेश्चन के हिसाब से हमें जो मिलेगा दैट विल बी 4/3। हम केवल क्रॉस मल्टीप्लाई करके 4/3 बना सकते हैं। तो इस क्वेश्चन में हमें बेस का वैल्यू पता है दैट विल बी 4x, एंड परपेंडिकुलर को भी आप अज्यूम कर सकते हैं दैट विल बी 3x। अब हमें एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाना है जो ए के लिए कैलकुलेशन कर रहा हूँ। तो हमें ओनली ये करना है कि ए को हमें एक्यूट पे पोजीशन देना है, बाकी हमें कोई देखना नहीं, बाकी एंगल्स को आप कैसे भी अज्यूम कर सकते हैं। इस एंगल के लिए आपका ये तो 90 डिग्री हो गया, तो ये तो हाइपोटेनस हो जाएगा। जिस एंगल पे कैलकुलेशन कर रहे हैं उसके सामने परपेंडिकुलर हो जाएगा, एंड थर्ड साइड आपका ऑलरेडी बेस का काम करेगा। हमने तीनों को मार्क कर लिया। अब हमारा काम ये है कि हमें बी और पी तो हमें ऑलरेडी क्वेश्चन से पता लग गए हैं, बट हमें हाइपोटेनस की वैल्यू फाइंड करनी है। तो आपको सेम वैसे लिखना है, h² इक्वल्स टू p² प्लस b²। अब क्या करना है, हमें हाइपोटेनस का वैल्यू फाइंड करना है, तो उसको तो h² लिख लीजिए। p² का वैल्यू होगा दैट विल बी 9x², एंड b² का जो वैल्यू होगा दैट विल बी 16x²। इन दोनों को अगर ऐड करेंगे तो 16 + 9 आपके पास 25 हो जाएगा, एंड दिस विल बी x²। एच का वैल्यू अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो स्क्वायर रूट लेंगे तो ये तो एच हो जाएगा, 25 का स्क्वायर रूट 5, x² का स्क्वायर रूट x। तो आपने थर्ड वाले पार्ट को भी फाइंड आउट कर लिया। अब हमें चेक करना है कि ये जो रिलेशन यहाँ पे दिया हुआ है, जो इक्वेशन दी हुई है, क्या उसको सेटिस्फाई कर रहा है नहीं कर रहा है। तो हम पहले LHS पार्ट को सोल्व कर लेते हैं। अगर आप LHS पार्ट को सोल्व करेंगे सो दिस विल बी 1 - tan² है। तो अगर आप इन सारी चीज़ों को लिखोगे, बिकॉज हमें tan a का फाइंड करना पड़ेगा इसके लिए, तो tan a का जो वैल्यू होगा वो आपके पास होगा दैट विल बी परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर तो आपको पता है क्वेश्चन में, दैट विल बी 3x, एंड बेस भी आपको क्वेश्चन में पता है दैट विल बी 4x। तो x to x कैंसिल, आपके पास जो बचेगा दैट विल बी 3/4। अब हम कैलकुलेशन कर सकते हैं, बिकॉज लेफ्ट हैंड साइड में आपके पास tan a ही काम आता है। हम यहाँ पे cos एंड sin a भी साथ में लिख लेते हैं। तो cos a का जो वैल्यू होगा दैट विल बी बेस अपॉन हाइपोटेनस, और बेस अपॉन हाइपोटेनस करोगे तो x से x कैंसिल होकर आपके पास जो आएगा दैट विल बी 4/5। उसी तरीके से अगर आपको साइन ए फाइंड आउट करना है, वो होगा आपके पास परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, और परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस का रेशियो निकालोगे तो इट विल बी 3/5। तो हमने ये सारी चीज़ें निकाल ली जो इस क्वेश्चन में काम में आने वाली है। अब हम LHS चेक कर रहे हैं सबसे पहले। तो LHS में आप देखेंगे 1 - tan² है, तो 1 - tan² है मतलब 3/4 होल स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में आपके पास है दैट विल बी 1 + 3/4 होल स्क्वायर। तो आपका जो न्यूमरेटर पार्ट होगा दैट विल बी 1 - 9/16, और डिनोमिनेटर पार्ट आपके पास होगा दैट विल बी 1 + 9/16। तो न्यूमरेटर पार्ट तो आपका हो जाएगा 16 - 9, और वहाँ पे जो एलसीएम होगा दैट विल बी 16, और डिनोमिनेटर पार्ट आपके पास होगा दैट विल बी 16 + 9, और ये वाला पार्ट आपके पास 16। ऊपर वाला एलसीएम और नीचे वाला एलसीएम तो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये आपके पास हो जाएगा न्यूमरेटर में दैट विल बी 7, और डिनोमिनेटर में आपके पास हो जाएगा दैट विल बी 25। तो आपने लेफ्ट हैंड साइड कैलकुलेट कर लिया। अब हम इसी तरीके से राइट हैंड साइड को भी कैलकुलेट करके देखते हैं कि क्या दोनों वैल्यूज सेम आ रही है या नहीं आ रही है। फिर उसके बाद में हम चेक करेंगे कि क्या क्या वैल्यू, अगर सेम आ रही होगी तो इक्वेट कर जाएंगे, अगर सेम नहीं आ रहा होगा तो इक्वेट नहीं करेंगे। तो हम यहाँ पे RHS भी फाइंड आउट कर लेते हैं। तो RHS फाइंड आउट करने के लिए आपको cos² - sin² करना है। तो cos² a का मतलब हो गया 4/5 होल स्क्वायर, एंड sin² a का मतलब हो गया 3/5 होल स्क्वायर। ये वाला पार्ट तो आपके पास हो जाएगा 16/25, एंड नेक्स्ट पार्ट हो जाएगा आपके पास 9/25। अगर आप LCM लेंगे दैट विल बी 25, एंड 16 - 9 करेंगे दैट विल बी 7। तो आपके पास राइट हैंड पार्ट भी कितना आ रहा है 7/25। इसका मतलब हमने चेक कर लिया कि इस क्वेश्चन में जो LHS होगा दैट विल बी इक्वल्स टू RHS, और आसानी से इस क्वेश्चन में आप आंसर फाइंड कर सकते हैं। तो ये सिंगल ट्राइंगल क्वेश्चन था, आपने PBH निकाला और सारी चीज़ें आपने सब्स्टिट्यूट करके कैलकुलेशन करके LHS को RHS प्रूव कर दिया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें इन ट्राइंगल ABC राइट एंगल एट B
tan A equals to 1/√3, फाइंड द वैल्यू ऑफ sin A cos C प्लस cos A sin C। हमें इसका वैल्यू फाइंड आउट करना है। पहले हमें क्वेश्चन में देखना है कि हमें sin A एंड cos C दो अलग अलग ट्राइंगल की बात कर रहा है, तो हमें दो ट्राइंगल पे यहाँ पे बात करनी पड़ेगी। जब sin A निकालेंगे तो A एंगल ट्राइंगल के पास जाना पड़ेगा, और C वाली जब बात की जाएगी तो हम सेकंड ट्राइंगल के पास जाएंगे। तो पहले क्वेश्चन में हमें जो दिया हुआ है वो tan A दिया हुआ है। tan A का अगर मतलब समझेंगे आप, तो tan A इक्वल्स टू P/B। तो आपको P और B मिल गया है, आपको हाइपोटेनस फाइंड करना पड़ेगा। तो आप P को अज्यूम कर लीजिए, P विल बी x, एंड B जो आपके पास है अभी क्वेश्चन के हिसाब से दैट विल बी √3x। हम पाइथागोरस लगा के हाइपोटेनस निकाल सकते हैं। सो h² इक्वल्स टू P² प्लस B²। तो h² तो हमें फाइंड आउट करना है, तो P² हो जाएगा दैट विल बी x², एंड B² का अगर होल स्क्वायर करोगे तो √3 का स्क्वायर 3, एंड x का स्क्वायर x²। तो h² आपको मिलेगा 3x² प्लस x² कितना हो जाएगा 4x²। और स्क्वायर रूट लेंगे तो h² का स्क्वायर रूट h, और इसका 4 का स्क्वायर रूट 2, एंड x² का स्क्वायर रूट x। तो आपने h भी यहाँ फाइंड आउट कर लिया। तो हमने सारी चीज़ें लिख ली है। अब हम दो राइट एंगल ट्राइंगल अलग अलग बनाएंगे, जहाँ पे हम एक बार A के लिए काम करेंगे और एक बार C के लिए काम करेंगे। तो पहला चीज़ तो हम A वाला राइट एंगल ट्राइंगल यहाँ पे बना लेते हैं। तो जब हम A के लिए काम करेंगे, आपको ऑलरेडी गिवन है कि B पे 90 डिग्री है, तो आपने 90 डिग्री मार्क कर लिया, और यहाँ पे C के लिए काम कर लेते हैं। और सेकंड वाला राइट एंगल हम C के लिए बना लेते हैं। दिस विल बी फॉर C, ये आपका A होगा, एंड दिस विल बी B 90 डिग्री। हमें पता है 90 डिग्री के जस्ट अपोजिट में तो हाइपोटेनस होगा, वो हमने मार्क कर दिया। तो दिस विल बी ऑल्सो हाइपोटेनस, और हाइपोटेनस हमने ऑलरेडी कैलकुलेट कर रखा है, दैट विल बी 2x। अब हमें tan A दिया हुआ है, तो हमें tan A का मतलब इस वाले एंगल पे कैलकुलेशन करनी है तो यहाँ पे, और C एंगल के लिए कैलकुलेशन करनी है तो यहाँ पे। अब जब मैं A एंगल की बात कर रहा हूँ तो उसके सामने होगा परपेंडिकुलर, और जो उसकी थर्ड साइड होगी तो ऑटोमेटिकली बेस में कन्वर्ट हो जाएगा। अब जब मैं tan A की बात कर रहा था, उससे कैलकुलेशन कर रहा था, तो वहाँ PBH आप फाइंड कर रखे हो, तो उनकी वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। सो दिस विल बी 2x, P आपके पास x होगा, एंड B आपने यहाँ पे लिख लीजिए दैट विल बी √3x। आपको सेम साइड दूसरे वाले ट्राइंगल में साइड चेंज नहीं होगी, AC रहेगा, BC BC रहेगा। इस वाले एंगल के लिए ये आपका P होगा, बिकॉज एंगल के सामने। सो दिस विल बी √3x। ये आपके पास B होगा, एंड उसका जो वैल्यू होगा दैट विल बी x। आपने दोनों चीज़ें मार्क कर ली। और हमारा काम ये है कि हमें साइन ए कोस सी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। तो जब मैं साइन ए का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूँगा, दैट विल बी, उसके लिए मुझे पहले वाले ट्राइंगल से मेरा काम चल जाएगा, और साइन ए का जो वैल्यू होगा दैट विल बी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। मैं फर्स्ट ट्राइंगल से लूँगा है, तो मैं यहाँ पे ट्राइंगल 1 लिख लेता हूँ। जब मैं कोस सी की बात करूँगा तो वो बेस अपॉन हाइपोटेनस लेना है, और इस टाइम पे मैं ट्राइंगल 2 से डील करूँगा जो यहाँ पे लिखा हुआ है सी एंगल के लिए। फिर मुझे कोस ए लिखना है, तो मुझे बेस अपॉन हाइपोटेनस से डील करना पड़ेगा, और वो बेस और हाइपोटेनस मेरे ट्राइंगल 1 के लिए होने चाहिए। फिर मुझे साइन सी से डील करना पड़ेगा, साइन सी का मतलब मुझे P/H से डील करना पड़ेगा, और उसके लिए मुझे ट्राइंगल 2 के पास जाना पड़ेगा। तो सी एंगल और ए एंगल आपको डिफरेंस पता लग जाएगा कि फर्स्ट ट्राइंगल का मतलब ए एंगल और सेकेंड ट्राइंगल का मतलब सी एंगल। जब मैं फर्स्ट ट्राइंगल से P और H का वैल्यू लूँगा, तो P/H निकालोगे तो दैट विल बी x/2x। तो ये आपने लिख लिया। सेकंड आप B/H लिखेंगे, B/H का मतलब आप x/H का वैल्यू आपके पास वहाँ भी 2x है, वो भी आपने लिख लिया, प्लस जब B/H लिखूंगा मैं तो फर्स्ट ट्राइंगल के पास जाना है। फर्स्ट ट्राइंगल का मतलब आपके पास √3x लिखा हुआ है, एंड h की वैल्यू आपके पास ऑलरेडी 2x होगी, एंड जो लास्ट वैल्यू आपके पास होगा दैट विल बी P/H। तो P/H के लिए सेकंड वाले ट्राइंगल के पास जाओगे तो दैट विल बी √3x अपॉन h का मतलब 2x। x तो x कैंसिल कर देगा, तो ये 1/2 कितना हो जाएगा, दैट विल बी 1/4, प्लस x तो x से कैंसिल कर देगा, ये भी x से कैंसिल हो जाएगा, √3 × √3 दैट विल बी 3, एंड 2 × 2 दैट विल बी 4,
सो अगर आप एलसीएम लेंगे दैट विल बी 4 एंड दिस विल बी 1 + 3, तो आपके पास जो आंसर आएगा दैट विल बी 4/4 और कैंसिल आउट करेंगे तो आपको इसका आंसर मिलेगा 1। तो हमने फर्स्ट वाली वैल्यू कैलकुलेट कर ली। अब हम सेकंड वाली वैल्यू भी कैलकुलेट करेंगे जिसमें आपको कोस ए से डील करना पड़ रहा है। तो कोस ए के लिए जो रिलेशन लिखेंगे आप दैट विल बी बेस अपॉन हाइपोटेनस। ए की बात कर रहा है तो आप ट्राइंगल 1 से डील करेंगे। जब आप सी एंगल के लिए बात करेंगे तो वहाँ पे आप जो डील करोगे दैट विल बी बेस अपॉन हाइपोटेनस। और उसके लिए जो आप ट्राइंगल काम में लेंगे दैट विल बी ट्राइंगल 2। साइन ए का मतलब है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। ए एंगल के लिए आप ट्राइंगल 1 काम में लेंगे एंड साइन सी का मतलब है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। और वहाँ पे आप सी एंगल के ट्राइंगल 2 से वर्क करेंगे बिकॉज ए और सी इसी क्वेश्चन के दो पार्ट है जिसमें ए और सी काम में आ रहा है। जब आप फर्स्ट एंगल के पास जाएंगे और बेस और हाइपोटेनस लेंगे तो दिस विल बी √3x अपॉन हाइपोटेनस दैट विल बी 2x। फर्स्ट वैल्यू हमने लिख ली। सेकंड बेस, सेकंड वाले ट्राइंगल में बेस होगा दैट विल बी x एंड हाइपोटेनस विल बी 2x, वो भी हमने लिख लिया। फर्स्ट ट्राइंगल में परपेंडिकुलर, फर्स्ट ट्राइंगल में परपेंडिकुलर दैट विल बी x, हाइपोटेनस दैट विल बी 2x। सेकंड ट्राइंगल में p अपॉन h, सेकंड ट्राइंगल में p अपॉन h लिखोगे दैट विल बी √3x अपॉन हाइपोटेनस दैट विल बी 2x। जब आप कैंसिल आउट करोगे तो ये भी कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा। √3 मल्टीप्लाई बाय 1 दैट विल बी √3 अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाय 2 दैट विल बी 4। √3 मल्टीप्लाई बाय 1 दैट विल बी √3, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 दैट विल बी 4। इसका मतलब √3/4 माइनस √3/4 दैट विल बी 0। तो इस तरीके से आप सेकंड पार्ट में भी आंसर फाइंड कर सकते हैं। तो आसानी से इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। हम नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये काफ़ी परेशान करता है बच्चों को, तो आप ठीक से अंडरस्टैंड करेंगे। सबसे पहले हम ये देखते हैं, इन ट्राइंगल पी क्यू आर राइट एंगल 8Q, पी आर प्लस क्यू आर इक्वल्स टू 25 एंड पी क्यू इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर। फाइंड द डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ साइन पी, कोस पी एंड टेन पी। तो पहला तो ये चीज़ आपको क्लियर है कि इस पूरे क्वेश्चन में हमें एक ही एंगल्स, एक ही ट्राइंगल से डील करना है बिकॉज यहाँ साइन पी, कोस पी, टेन पी एक ही एंगल पे डिपेंडेंट है। तो हमने एक राइट एंगल ट्राइंगल बना लिया और ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया हुआ है कि वो राइट एंगल है क्यू पे, तो हमने क्यू बना लिया। जिस एंगल पी पे कैलकुलेशन हो रही है वो पी को हम यहाँ पे मार्क कर लेते हैं और आपका ये वाला पार्ट आर हो जाएगा। जिस एंगल पे कैलकुलेशन कर रहा हूँ उसको एक बार मार्क कर लेता हूँ जिससे हमारा परपेंडिकुलर फिक्स हो जाएगा। सो दिस विल बी परपेंडिकुलर एंगल के सामने 90 डिग्री के सामने आपका हाइपोटेनस फिक्स हो जाएगा और थर्ड जो साइड होगा वो बेस के लिए आपके पास होगा और बेस हमेशा राइट एंगल ट्राइंगल और जिस एंगल पे कैलकुलेशन कर रहे हो उनके बीच में ही होगा। जब इन तीनों को हमने मार्क कर लिया तो हमें जो जो साइड्स गिवन है उनको भी हम मार्क कर लेते हैं। तो पी क्यू का वैल्यू आपको ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है दैट इज 5 सेंटीमीटर। ओके, नेक्स्ट आपको दिया हुआ है पी आर प्लस क्यू आर। तो हमें क्वेश्चन में जो दिया हुआ है दैट इज पी आर प्लस क्यू आर का वैल्यू दिया हुआ है एंड दैट इज 25 सेंटीमीटर। अब हमें ये समझ में आना चाहिए कि हम साइन पी हम तब लिख पाएंगे जब हमें अगर हम इन रेशियोज की बात करते हैं, अगर हम साइन पी की बात करते हैं तो हम इसको तभी लिख पाएंगे जब हमें परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस मिल जाएंगे। अगर हमें कोस पी पूछ रहा है तो हम कोस पी को तभी लिख पाएंगे जब हमें बेस और हाइपोटेनस मिल जाएंगे। और अगर हमें टेन पी की बात कर रहे हैं, टेन पी भी हमें तभी लिखने को आएगा तब हम परपेंडिकुलर और बेस से डील कर पाएंगे। तो हमारा कॉन्सेंट्रेशन होना चाहिए कि हमें पी बी एच निकालना है जिसमें से बी आपको ऑलरेडी गिवन है। तो हमारा मेन कॉन्सेंट्रेशन फिक्स हो गया कि हमें पी और एच को फाइंड करना है। अगर पी और एच को फाइंड करना है तो हमें एक रिलेशन दिया हुआ है, हमें एक और रिलेशन क्रिएट करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे पाइथागोरस लगाते हैं एक बार, वहाँ देखते हैं क्या क्या रिलेशन हमें मिल सकते हैं। तो हम यहाँ पे एक छोटा सा काम करते हैं जिसमें हम पाइथागोरस लगाएंगे। अगर हम पाइथागोरस की बात करते हैं तो पाइथागोरस में आप लिखेंगे दैट इज पी आर स्क्वेयर इक्वल्स टू पी क्यू स्क्वेयर प्लस पी क्यू स्क्वेयर प्लस क्यू आर स्क्वेयर। क्वेश्चन में हमें ऑलरेडी पी क्यू का वैल्यू दिया हुआ है तो हम वैल्यू को सब्सटीट्यूट कर देते हैं। तो हम इस रिलेशन को इस तरीके से लिख सकते हैं कि पी आर स्क्वेयर माइनस क्यू आर स्क्वेयर इज इक्वल्स टू पी क्यू स्क्वेयर दैट विल बी 25।
अब यहाँ पे एक आइडेंटिटी बन रही है ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। अगर हम इसको स्प्लिट करते हैं तो पी आर प्लस क्यू आर एंड दिस विल बी पी आर माइनस क्यू आर एंड दैट विल बी इक्वल्स टू 25। अगर हम पी आर प्लस क्यू आर की बात कर रहे हैं तो ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है, दैट इज 25। तो हमें यहाँ पे एक वैल्यू और मिल सकती है, दैट विल बी पी आर माइनस क्यू आर। तो हमें पाइथागोरस ही लगाना था। तो पी आर माइनस क्यू आर का जो वैल्यू होगा आपके पास 25 से डिवाइड करेगा तो वो आपके पास 1 आ जाएगा। तो हमें ये जो दो पार्ट दे रखे हैं, एक ही वाला पार्ट और एक ही वाला पार्ट, ये हमें लीनियर इक्वेशन के पार्ट दे रखे हैं। अगर हम इनको सोल्व करना है तो हम दोनों को साथ में ले सकते हैं। सो दिस विल बी पी आर प्लस क्यू आर और उसका जो वैल्यू होगा आपके पास दैट विल बी 25। अगर आप एलिमिनेशन भी अप्लाई करते हैं तो जैसे एक्स में काम करते हैं वैसे इसमें भी काम कर सकते हैं। तो ऐड करोगे तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो ट्वाइस ऑफ पी आर का जो वैल्यू होगा दैट विल बी 25 प्लस 1 दैट विल बी 26। तो पी आर का जो वैल्यू होगा आपके पास दैट विल बी 13। अगर पी आर आपको मिल गया है तो आप पी आर की वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट करके आप क्यू आर भी निकाल सकते हो। तो दैट विल बी 25 एंड क्यू आर का जो वैल्यू होगा दैट विल बी 25 माइनस 13 एंड दैट विल बी 12। तो आपने ये वाला पार्ट भी निकाल लिया। अब आपको तीनों चीज़ें मिल गई है। अगर आप पी आर की बात करते हैं दैट विल बी 13 एंड अगर आप क्यू आर की बात करते हैं दैट विल बी 12। हमने सारी चीज़ें लिख ली। अब हम अपना रेशियोज लिख सकते हैं इजीली। तो फर्स्ट वैल्यू साइन पी दैट विल बी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर क्वेश्चन में अगर आप देखेंगे ट्राइंगल में दैट विल बी 12 एंड हाइपोटेनस विल बी 13। नेक्स्ट कोस भी फाइंड करना है बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस विल बी 5 एंड हाइपोटेनस विल बी 13। सेकेंड वैल्यू भी हम निकाल सकते हैं। एंड 10 पी फाइंड करना है तो पी अपॉन बी। पी अपॉन बी का मतलब आपके पास 12 अपॉन 5। इस तरीके से आसानी से आप इन तीनों चीज़ों को निकाल सकते हो। तो ये क्वेश्चन बस इसलिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज विद द हेल्प ऑफ पाइथागोरस हम एक और रिलेशन क्रिएट करते हैं और उसको और गिवन रिलेशन को सॉल्व करके पी आर एंड क्यू आर को फाइंड आउट करते हैं। तो आसानी से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन जिसमें आपको ट्रू एंड फॉल्स में आंसर देना है और जस्टिफाई करना है आपका आंसर ये क्यों आ रहा है। तो बेसिकली हमें अब यहाँ पे चेक करना है कि स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। पहला में दिया हुआ है द वैल्यू ऑफ 10 ए इज ऑलवेज लेस देन 1। तो अगर हम 10 ए की बात करते हैं तो 10 ए का वैल्यू जो होता है वो परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। अब ये कभी भी मेंशन नहीं किया गया है कि परपेंडिकुलर हमेशा बेस से छोटा होगा या बेस हमेशा परपेंडिकुलर से छोटा होगा। ये कहीं भी मेंशन नहीं है। परपेंडिकुलर बड़ा भी हो सकता है। अब कहीं किसी क्वेश्चन में आपका परपेंडिकुलर बड़ा होगा बेस से। अगर आपका परपेंडिकुलर बेस से बड़ा होगा, फॉर एग्जांपल मैं एक वैल्यू अज्यूम करके ले रहा हूँ। मान लीजिए आपका थोड़ी देर के लिए वैल्यू हो रहा है कि परपेंडिकुलर बड़ा है, मतलब आपका वैल्यू आ रहा है 3/2 टाइप। यहाँ हम इस तरीके से ले लेते हैं। मान लीजिए आपका परपेंडिकुलर आ रहा है दैट इज 4, बेस आ रहा है 3। अगर आप इसको कैंसिल आउट करेंगे तो आपका आंसर 1.3 कुछ इस तरीके से आएगा। अब हमें पता है कि हमारा आंसर 1 से ग्रेटर आ रहा है। इसका मतलब ये जस्टिफाई नहीं कर रहा है। हाँ, किसी क्वेश्चन में आपका अगर 10 ए का जो वैल्यू हो रहा है वो परपेंडिकुलर अपॉन बेस होगा। आपको पता है कि अगर उस केस में परपेंडिकुलर अगर बेस से छोटा है तो आपका आंसर फॉर एग्जांपल 3/4 ही ले लेते हैं। वहाँ पे आपका जो आंसर है वो कुछ 0.7 के अराउंड आएगा। वहाँ पे आपका आंसर लेस देन 1 होता है, पर ऑलवेज लेस देन 1 होता है, ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तो इसका मतलब ये जो स्टेटमेंट लिखा हुआ है दैट इज फॉल्स। तो इस तरीके से आसानी से आप प्रूव कर सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है sec a इक्वल्स टू 12/5। आपको ये पता होना चाहिए। अब हम जिन फंक्शंस के बारे में ज़्यादा जानते हैं दैट इज साइन एंड कोस है, तो आपको उनकी मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू पता होना चाहिए। तो कोस ए का जो वैल्यू होता है वो -1 से 1 के बीच में लाई करता है। उसका जो वैल्यू होता है वो -1 से 1 के बीच में लाई करता है। तो अगर हम सेके के बारे में जानते हैं तो हम कोसे के बारे में बोल सकते हैं कि कोसे इसका रेसिप्रोकल होता है।
और कोस से अगर इसका रेसिप्रोकल होता है तो इसका रेसिप्रोकल करोगे तो आपको 5.12 मिलेगा। और अगर 5.12 की वैल्यू आप कैलकुलेट करेंगे तो 0.4 के अराउंड आएगी। तो 0.4 के अराउंड आएगी, इसका मतलब हमें क्लियरली पता लग रहा है कि वो जो वैल्यू है 0.4 वो लाई कर रही है -1 से 1 के बीच में। तो इसका मतलब सेके की वो वैल्यू भी जस्टिफाई करेगी। तो इसका मतलब ये आपका जो स्टेटमेंट होगा वो ट्रू होगा। आपको इस तरीके से ध्यान रखना है और आसानी से आप आंसर कर सकते हैं। तो ये हम अप्रोक्सीमेट वैल्यू लिख रहे हैं, तो आसानी से आप आंसर कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं जो इसी के पार्ट है, क्वेश्चन नंबर 11 की। तो क्वेश्चन नंबर 11 का जो थर्ड पार्ट है, कोस ए इज एब्रीविएशन यूज फॉर कोसिकेंट ऑफ एंगल ए। तो कोसिकेंट जो होता है, कोसिकेंट का जो वैल्यू होता है कोसिकेंट ऑफ एंगल ए, वो रिप्रेजेंट करता है कोसेक ए को। जबकि ये बोल रहा है कि कोस ए के लिए हम ये वाला स्टेटमेंट काम में लेते हैं नहीं। तो इसका मतलब कोसिकेंट ऑफ ए, एंगल ए कोसिकेंट ए को रिप्रेजेंट करता है। तो इसका मतलब ये जो स्टेटमेंट होगा ये भी कैसा होगा, फॉल्स। नेक्स्ट बोल रहा है कि कोट ए इज द प्रोडक्ट ऑफ कोट एंड एंगल ए। बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है, बिकॉज कभी भी हम ऐसे नहीं लिख सकते कि जो कोट 30 डिग्री का जो वैल्यू होगा दैट विल बी कोट मल्टीप्लाई बाई 30 डिग्री। ये कभी भी नहीं होता है। तो ये कभी भी ऐसा नहीं होता है कि हम इसको इस तरीके से लिखते हैं। एंगल हमेशा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के साथ में ही मर्ज करके लिखा जाएगा। तो ये बिल्कुल भी ट्रू नहीं है। तो आपको ध्यान रखना है कि दिस इज फॉल्स स्टेटमेंट। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है साइन थीटा इक्वल्स टू 4/3। तो आपको इसके लिए ही याद रखना पड़ेगा कि साइन थीटा का जो मिनिमम वैल्यू है दैट इज -1 एंड उसका जो मैक्सिमम वैल्यू है दैट इज 1। इसका मतलब साइन थीटा -1 से 1 के बीच में लाई करता है। तो अगर आप क्वेश्चन में जो दिया हुआ है साइन थीटा, अगर उसका वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो दैट विल बी 1.3 अराउंड। अगर वो 1.3 अराउंड आ रहा है तो वो ग्रेटर देन 1 की तरफ चले गया। इसका मतलब ऐसा कभी भी नहीं होगा। तो दिस इज फॉल्स स्टेटमेंट। इस तरीके से इन क्वेश्चंस का आप आंसर कर सकते हो। अगर आपको ये पूरा वीडियो पसंद आए तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।